नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज न्यायपालिका आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें हम न्यायपालिका और अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा फिफ्थ वीडियो है विद्यार्थियों, जिसमें हमने आज अधिकार को देखना है कि न्यायपालिका किस प्रकार से अधिकारों की रक्षा करती है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं न्यायपालिका किस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, उसका दायित्व उसे सौंपा गया है। संविधान में ऐसी तो दो प्रकार की विधियां हैं जिनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। पहली विधि के आधार पर, जैसा कि हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार वाले अध्याय में पढ़ा था, मौलिक अधिकार के अध्याय में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हमने विभिन्न प्रकार के रिटों के बारे में पढ़ा था, याचिकाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, निषेधाज्ञा, ऐसी विभिन्न रिटों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। और इसी तरह विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है, और उन्हें लागू होने से रोक सकता है अनुच्छेद 13 के अनुसार। ये दोनों जो प्रावधान है, एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, और दूसरी ओर संविधान की व्याख्या के रूप में भी उसे स्थापित करते हैं। उपयुक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था करता है। जो दूसरा प्रावधान है वो न्यायिक पुनर्वालोकन की, जैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका कानूनों को बनाती हैं, लागू करती हैं, तो उन्हें लागू होने से रोक सकता है, उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतः न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है। और संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्वालोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है, उसे लागू होने से रोक सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, अन्य न्यायालयों को नहीं है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति होती है। इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय देखा कि संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। मान लिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर भी सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होती है। तो कुल मिलाकर के सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, और न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है, जिससे कि कोई भी कानून अगर वो संवैधानिक नहीं है और जनता की भलाई के लिए नहीं है तो उसे निरस्त कर देगा सर्वोच्च न्यायालय, उसे लागू होने नहीं देगा। और सर्वोच्च न्यायालय की यह व्यवस्था जो है संविधान में लिखित नहीं है, फिर भी इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि जब मौलिक अधिकारों की रक्षा और जनता की रक्षा करने का उपाय सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, तो उसको उस आधार पर यह अधिकार भी प्रदान है कि वह उस कानून को लागू होने से निरस्त कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है। रिट जारी करने की और न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती हैं। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का मतलब यह होता है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। न्यायपालिका विधायिका यानी संसद के द्वारा जो कानून पारित हो चुका है उसे जो लागू करना है, वह संविधान की व्याख्या उसमें कर सकती है, उसे लागू होने से रोक भी सकती है, उसकी पुनर्व्याख्या उसे करनी होती है सर्वोच्च न्यायालय को। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी भी की है।
अभी देखिए आप, क्या आप जानते हैं कि और भी अनेक देशों में जनहित याचिकाएं धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं और विश्व के अनेक न्यायालयों, खासतौर से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भारत की ही भांति न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकार की सूची में सम्मिलित किया गया और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अब नागरिकों का यह मौलिक अधिकार है कि वे संवैधानिक न्यायालय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन का मामला उठा सके। तो जनहित याचिकाओं के आधार पर न्यायिक सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये है न्यायिक सक्रियता का जो टॉपिक है, हमने पिछले वीडियो में हमने किया था, उसी के बारे में आपको इसमें बताया गया है। तो क्या आपको याद है कि अधिकार से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के अधिकार का उल्लेख भी किया था। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम का प्रतिबंध लगाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है विद्यार्थियों कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वे अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाएंगे। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायालयों के लिए यह संभव हो पाया कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सकें। इससे न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा और बच्चों का यौन शोषण। इस प्रवृत्ति ने गरीब व पिछड़े वर्गों के लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। तो आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। न्यायालय न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग कब करता है और न्यायिक पुनर्वालोकन और रिट में क्या अंतर होता है। तो आप इसको भली बातें समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यायिक पुनर्वालोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको इंग्लिश में, जिसमें कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की पुनर्व्याख्या करना या उसकी पुनः जांच करना न्यायिक पुनर्वालोकन कहलाता है। रिट वो होती हैं जो मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बताई गई हैं। इसको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही इसका उपयोग कर सकते हैं। और न्यायालय न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का कब प्रयोग करता है, इसका भी भली भांति आप स्पष्ट कर सकते हैं इसे, कि वह कानून जब जनता के हित में नहीं है, जनता के विरोध में है, या जिस कानून को लागू नहीं होना चाहिए, वह कानून बन चुका है और लागू नहीं होना चाहिए, उसे न्यायालय जो है पुनः उसकी जांच कर सकता है। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं न्यायपालिका और संसद की। न्यायपालिका ने अधिकारों के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई न्यायपालिका ने अधिकारों के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है, राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। इसी प्रकार जो विषय पहले न्यायिक पुनर्वालोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियां। ऐसे और भी अनेक उदाहरण है विद्यार्थियों, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले, पेट्रोल पंप के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना भी होगा। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता की परिणाम है। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध और संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, और इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों की शक्तियां जो है अलग अलग बटी हुई है, सीमित दायरे में बटी हुई है। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अवरोध मतलब ये तीनों ही शक्तियां एक दूसरे पर कंट्रोल भी रखती हैं, नियंत्रण भी रखती हैं और संतुलन भी बनाए रखती हैं। इसका अर्थ ये होता है विद्यार्थियों की सरकार प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र होता है। हर एक अंग का, जैसे कार्यपालिका का अपना एक कार्य है, विधायिका का अपना एक कार्य है और न्यायपालिका का अपना एक कार्य है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च होती है, तो कार्यपालिका उन्हें लागू करने में सर्वोच्च होती है। न्यायपालिका विवादों को सुलझाने में सर्वोच्च होती है। यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। हमने संपत्ति के अधिकार, संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का
भी उल्लेख किया। और इसी को हम वापस से रिपीट करते हैं कि संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद भी खड़ा हो गया और संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिसमें भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। और न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के प्रमुख बिंदु भी रहे हैं, जैसे निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबिंबित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, दायरा मतलब सीमाएं क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करें। अब ये देखिए आप अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, क्या कहते हैं, जहां न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता है पर कोई दो राय नहीं हो सकती, वही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी याद रखना जरूरी है कि स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्थिति तक नहीं ले जाया जाना चाहिए जहां वह आस्था का स्थान ले ले, अन्यथा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम भी अपने हाथ में ले लेने वाली एक अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगेगी। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना या अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों को हल करना है। ये अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान सभा के वाद विवाद में खंड 11 में पृष्ठ 837 और 23 नवंबर 1949 को कहा था। इसी के साथ ही 1967 से 1973 के बीच यह विवाद काफी गहरा गया और भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम, अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच में बहुत से विवाद हुए हैं। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो और काम भी किए। संपत्ति के अधिकार की विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि निर्णय करने का अधिकार, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, यह निर्णय कौन करेगा? न्यायालय ही करेगा। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसा कि आपको पता है कि न्यायपालिका जो है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है न्यायपालिका को प्राप्त होता है, इसलिए कि कौन सा विषय संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, वह निर्णय करने की शक्ति भी न्यायपालिका को ही प्राप्त है। और इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों की संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटा दिया गया था और इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति ही बदल गई थी। और 1979 में इसको हटा करके अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार से हट करके एक कानूनी अधिकार के रूप में आ गया, संपत्ति का अधिकार। फिर भी विद्यार्थियों, इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों को व्यवहारिक नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकारों के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है? सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है
तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बन रहे हैं। इसी प्रकार संविधान ये व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की और उन्हें उनके विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश भी दिए। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन से कितना संवेदनशील हो सकता है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना भी जरूरी है। अब देखते हैं बच्चों ये एक्टिविटी कहाँ पहुंचे, क्या समझे। न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव के प्रमुख मुद्दे जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, संसद के द्वारा संविधान संशोधन का दायरा, संसद द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप। निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो इस अध्याय में आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख निरंतर बढ़ रही है। न्यायपालिका में कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं। कैसे धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान में मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। और इस अध्याय में आपने ये भी देखा विद्यार्थियों की भारत में न्यायपालिका बहुत ही शक्तिशाली संस्था है। इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म भी दिया है। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी मानी जाती है और अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं भी दी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी की। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा, लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों इस प्रकार से न्यायपालिका जनता के हितों की रक्षा भी करती है, जनता की आकांक्षाओं को भी पूरा करने का प्रयास करती है। जो कार्य कार्यपालिका का है वह न्यायपालिका भी उसे पूरा करने का प्रयास करती है अपनी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। और समय समय पर होने वाले विवादों, व्यक्तिगत विवाद, जनहित संबंधी विवाद और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की पुनर्व्याख्या करना, पुनर्वालोकन करना, उसकी पुनः जांच करना और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ऐसे बहुत से कार्य जो है न्यायपालिका बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके निभाती है। और एक शक्तिशाली न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों के अंतर्गत न्यायपालिका सर्वोच्च स्थान है और एक शक्तिशाली संस्था के रूप में इसका उदय हो चुका है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। और इस अध्याय के अंतर्गत हम इसमें देख सकते हैं विद्यार्थियों कि यह विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य और विधिक सेवा प्राधिकरण आपके लिए कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है और इसमें कुछ प्रश्न भी बताए गए हैं, इनको आप अपने नोटबुक में हल कीजिएगा और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो संघवाद होगा, फेडरलिज्म होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।